हेलो दोस्तों, आज मैं आपको I.O. नामक एक विज्ञान-फाई रोमांस फिल्म की कहानी बताने जा रहा हूं। इसमें स्पॉइलर शामिल हैं, इसलिए सावधानी बरतें और अपना ख्याल रखें। फिल्म एक ऐसे भविष्य में सेट है जहां पृथ्वी का वातावरण जहरीला हो चुका है। कुछ वैज्ञानिकों ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी की थी और अंतरिक्ष में एक बिजली घर भेजा था जो अन्य ग्रहों से ऊर्जा प्राप्त कर सकता था। धीरे धीरे लोग नींद में मरने लगे और सड़कों पर उनका दम घुटने लगा। वातावरण में बदलाव की वजह से लोगों के खून का रंग काला पड़ने लगा। बहुतों ने इसे पृथ्वी का खुद को बचाने का अंतिम प्रयास माना, जिससे लोग इस ग्रह से बाहर चले जाएं। बाकी बचे मनुष्यों ने 100 जहाजों में सवार होकर पृथ्वी छोड़ दी और एक अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे जिसे एक्सोर्स मिशन कहा जाता है। यह स्टेशन बृहस्पति के ज्वालामुखी चंद्रमा आयो के पास स्थित है और इसे जीवन रक्षक नौका की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि सभी लोग पृथ्वी छोड़कर नहीं गए। सैम वॉल्डेन उन कुछ लोगों में से एक है जो अभी भी पृथ्वी पर रह रही है। वह ऊंचे पहाड़ों पर अकेली रहती है, जहां की हवा अभी भी सांस लेने लायक है। सैम अपने पिता डॉ हैरी वॉल्डेन के शोध को आगे बढ़ा रही है, जिसमें वह मधुमक्खियों को नए वातावरण में जीवित रखने की कोशिश कर रही है। डॉ वॉल्डेन ने सिखाया था कि प्रकृति का सबसे बुनियादी सिद्धांत जीवित रहना है। जीवन की तलाश करना हमारी आत्मा में होता है। पौधों ने खुद को अमोनिया विषाक्तता के खिलाफ ढाल लिया है और सैम उम्मीद करती है कि वह मधुमक्खियों और अन्य परागणकों को भी इस वातावरण में अनुकूल बना सकेगी। इससे वातावरण को साफ करने में मदद मिलेगी। सैम का मानना है कि लोग अनजाने में सितारों की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि असली जीवन की संभावना पृथ्वी पर ही है। दूसरी ओर सैम का एक प्रेमी है, एलोन, जो आयो स्टेशन पर रहता है। वे एक दूसरे को ईमेल के जरिए संपर्क में रहते हैं। एलोन चाहता है कि सैम भी स्टेशन पर उसके साथ आए, लेकिन सैम को यकीन है कि पृथ्वी मर नहीं रही, बल्कि फिर से जन्म ले रही है। एक दिन सैम को एलोन का ईमेल मिलता है, जिसमें बताया गया है कि अंतरिक्ष परिषद ने न्यू वर्ल्ड अभियान की घोषणा कर दी है। यह अभियान मानवता के लिए एक नए घर की तलाश करेगा और प्रॉक्सिमा सेंट्री बी नामक ग्रह को चुना गया है, जो पृथ्वी से 10 साल की दूरी पर है। एलोन के सभी दोस्त इस अभियान के लिए आवेदन कर चुके हैं। हालांकि ईमेल पढ़ने से पहले ही सैम का कंप्यूटर खराब हो जाता है। वह अपने एटीवी पर एक पुरानी लाइब्रेरी की ओर निकलती है। वहां उसे एक पौराणिक कथा की किताब मिलती है, लेकिन तभी एक बड़ा तूफान आता है जिससे उसे वापस लौटना पड़ता है। सैम वापस आकर अपना कंप्यूटर ठीक करती है और ईमेल पढ़ती है। उसे पता चलता है कि न्यू वर्ल्ड अभियान की घोषणा के बाद सारी ऊर्जा और आपूर्ति उस दिशा में मोड़ दी गई है। पृथ्वी पर शेष रहने वाले एक्सोडस शटल भी 4 दिनों में उड़ान भरने वाले हैं। अगले दिन जब दोनों बात कर रहे होते हैं, सैम अचानक खुलासा करती है कि एलोन उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसका प्रेमी है। वह मीका से पूछती है कि क्या उसे यह अजीब लगता है, लेकिन वह कहता है कि लाखों मील दूर रहने वाले किसी से प्यार करने में कुछ गलत नहीं है। इसके बाद मीका अपने बारे में बताता है कि वह कभी शिक्षक बनना चाहता था, लेकिन एक बार वह गर्म हवा के गुब्बारे में फंस गया था। सैम उसकी ईमानदारी से प्रभावित होती है, क्योंकि बैलून उड़ाने वालों के लिए सबसे कठिन बात यह होती है कि वे स्वीकार करें कि वे अलैंगिक हैं। अंत में सैम बताती है कि वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैरी वॉल्डेन की बेटी है। फिर वह उसे ग्रीन हाउस में ले जाती है और दिखाती है कि अब जब उसकी सारी मधुमक्खियां मर चुकी हैं, वह अपने पौधों को हाथ से परागित करती है। सैम के पास 3 पौधे हैं, मक्का, स्क्वैश और बीन्स। मक्का बीन्स को चढ़ने के लिए सहारा देता है, स्क्वैश मिट्टी को ढकता है और बीन्स मिट्टी में नाइट्रोजन जोड़ते हैं। लेकिन मीका को यह सब उबाऊ लगता है, इसीलिए वह उसका ध्यान हटाने के लिए उसके टैटू के बारे में पूछता है। सैम बताती है कि उसके पैर पर यूलर का समीकरण और नोआक का विकास समीकरण गुदा हुआ है। वह समझाती है कि बाईं ओर के प्रतीक अणुओं की संभावित संरचनाओं को दिखाते हैं, जबकि दाईं ओर चयन और फिटनेस को दर्शाते हैं। जीवन के उभरने के लिए अणुओं को चयन और उत्परिवर्तन की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तभी स्व प्रतिकृति शुरू होती है। जब मीका इस बातचीत को हल्का करने के लिए उसकी पसलियों पर बने निशानों के बारे में पूछता है, तो सैम बताती है कि उसने अपनी प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। फिर वह उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें वॉल्डेन की प्रयोगशाला में पाले गए एक सुअर को दिखाया गया है। सुअर जहरीली हवा के संपर्क में आकर मर गया था, लेकिन इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा गया। अगले दिन वॉल्डेन और उनकी पत्नी जून के पुराने बेडरूम में पहुंचता है। वह सैम से उसकी मां के बारे में पूछता है और सैम बताती है कि जून बीमार हो गई थी और मर गई। यह सुनकर मीका डॉ वॉल्डेन को दोषी ठहराता है कि उन्होंने उन्हें इस जहरीली धरती पर छोड़ दिया, जिसके कारण जून की मृत्यु हुई। फिर मीका अचानक प्रयोगशाला में जाता है और डॉ वॉल्डेन के कार्यालय का दरवाजा तोड़ देता है। वह देखता है कि कमरा बहुत बुरी हालत में है
और वहां लंबे समय से कोई नहीं आया है। यहाँ पता चलता है कि डॉ वॉल्डेन वास्तव में उसके पिता हैं। कहानी अतीत में जाती है, जहां दिखाया जाता है कि सर्वनाश के बाद डॉ वॉल्डेन ने अपनी पत्नी को खोने और कई वर्षों तक प्रयोग करने के बाद महसूस किया कि पृथ्वी को बचाना असंभव है। उन्होंने सैम से आयो ग्रह पर जाने का आग्रह किया, लेकिन सैम ने उन्हें छोड़ने से मना कर दिया। वॉल्डेन ने उसे समझाया कि एक दिन जब वह चले जाएंगे तो उसे अकेले ही जाना पड़ेगा। कुछ समय बाद सैम को अपने प्रेमी का जवाब मिलता है, जिसमें वह प्रसन्नता जाहिर करता है कि वह पृथ्वी छोड़ रही है, लेकिन बताता है कि उसने 10 साल के लंबे न्यू वर्ल्ड अभियान के लिए साइन अप किया है। वह अपने पुराने दिनों को याद करता है, जब वे उपनगरों में थे और अपने दोस्तों के साथ शहर जाते थे, सिक्के इकट्ठा करते थे और सेब से बोंग बनाते थे। समय बीतने के साथ मीका हवाओं का इंतजार करते हुए बेचैन हो जाता है, जबकि सैम अपने प्रेमी की दूरी से अकेलापन महसूस करने लगती है। वह मीका के करीब आ जाती है और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन जाता है। अगले दिन उन्हें खबर मिलती है कि शटल लॉन्च को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। मीका अपने हीलियम भंडार की जांच करता है और पता चलता है कि उनके पास यात्रा के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। सैम जब पूछती है तो मीका निराश हो जाता है और कहता है कि वह शापित है। वह बताता है कि उसने पहले कई लोगों को भूख से मरते देखा है, जिनमें उसकी पत्नी भी शामिल थी, क्योंकि उसने स्वार्थी रूप से उनसे खाना छुपा लिया था। हालांकि वह वादा करता है कि वह सैम को कुछ नहीं होने देगा। सैम उसकी बातों से भावुक हो जाती है, लेकिन वे जानते हैं कि उनके पास अभी बड़ी समस्याएं हैं। सैम उसे बताती है कि वह जानती है कि उन्हें हीलियम कहाँ मिल सकता है। मीका उत्साहित हो जाता है और दोनों शहर की यात्रा पर निकलते हैं, जो विषैली हवा से घिरा है। सौभाग्य से वे ईंधन खोजने में सफल होते हैं और उसे अपने हीलियम टैंक को भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगले दिन मीका गुब्बारे को लॉन्च के लिए तैयार करता है, लेकिन सैम पहले एक कला संग्रहालय जाने की जिद करती है। मीका अनिच्छा से मान जाता है और उसे 1 घंटे में वापस आने को कहता है। कुछ ही मिनटों में मीका को एहसास होता है कि सैम वास्तव में पृथ्वी छोड़ना नहीं चाहती। यह उसे घबरा देता है और वह अतिरिक्त ऑक्सीजन टैंक लेकर उसके पीछे जाता है। मीका संग्रहालय में उसे एक पेंटिंग की प्रशंसा करते हुए पाता है। वह सैम को भरोसा दिलाता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की और उसके पिता को उस पर गर्व होता। फिर वह उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन सैम मना कर देती है और उसे अकेले जाने को कहती है। इस बीच सैम का ऑक्सीजन अलार्म बजने लगता है। मीका जल्दी से उसे अतिरिक्त टैंक देता है, लेकिन सैम ऑक्सीजन मास्क हटाकर जहरीली हवा में सांस लेती है। दृश्य काला हो जाता है। फिल्म भविष्य में आगे बढ़ती है, जहां मीका अकेले अंतरिक्ष यात्रा करता है। सैम जीवित रहती है और पृथ्वी पर रहने का फैसला करती है। बदले हुए वातावरण में अब उसके लिए हवा जहरीली नहीं रही। फिल्म खत्म होती है जब सैम एक छोटे बच्चे के साथ समुद्र तट पर खड़ी होती है। मीका के साथ उसका असली उद्देश्य पृथ्वी को फिर से आबाद करना था।